दूरदर्शन के कार्यक्रम साहित्य सृजन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं, विषय आपको बता देते हैं, समकालीन साहित्य और नवीन विमर्श। और जिनसे हम चर्चा करेंगे उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। दरअसल 3 मई रतलाम के आलोट में जीवनलाल जी के यहाँ जन्म हुआ विकास का, और विद्यार्थी जीवन में उन्होंने चुना विज्ञान को, लेकिन साहित्य ने उन्हें चुन लिया और कुछ इस कदर चुना कि वरिष्ठ साहित्यकारों में वे शामिल होते चले गए। वे मानते हैं कि 18वें क्रम में बैठा है ऐसा व्यक्ति जिसका उस क्षेत्र से लगभग लेना देना नहीं था, यानी उसके पहले के लोग कुछ अलग थे और वो कुछ अलग। कैसी रही उनकी ये यात्रा और जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो क्या सोचते हैं, आखिर इस विमर्श की जरूरत क्यों महसूस हुई। तो चलिए स्वागत करते हैं निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के डॉक्टर विकास दवे जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते प्रिया जी, बहुत अच्छा लग रहा है दूरदर्शन के माध्यम से आज साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आपके साथ विमर्श करने को हम सब यहाँ पर बैठे हैं। और विशेष करके आपने मेरे पूर्ववर्ती जीवन को लेकर के जो थोड़ी सी बातें कही, तो ऐसा लग रहा है कि खूब शोध करके आप बैठी हैं आज साहित्य पर। बातचीत में बहुत आनंद आएगा, हम लोग चर्चा शुरू कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम वहीं से उठा लेते हैं फिर बातचीत को, जो मैंने शुरुआत में कही थी कि एकदम से कैसे चेंज हो गया। क्योंकि अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो आप कहते हैं कि माहौल तो साहित्य का था, लेकिन जिस विधा से आप जुड़ गए वो थोड़ी अलग थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वास्तव में उच्च गणित का विद्यार्थी रहा विद्यार्थी काल में, और उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा भी किया। तो कुल मिलाकर के वो पूरी की पूरी धारा साहित्य से तो कहीं साम्य रखती नहीं थी। लेकिन जैसा आपने वाक्य प्रयोग किया कि साहित्य ने मुझे चुन लिया, मैंने विज्ञान को चुना था और साहित्य ने मुझे चुन लिया, तो स्वाभाविक रूप से जीवन की दिशा बदलती चली गई। और आपने जैसा कहा कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये रही कि बाल्यकाल से मुझे स्वाध्याय की वृत्ति पैदा करने के लिए पिताजी ने प्रेरित किया। घर में माताजी भी स्वाभाविक रूप से बहुत पढ़ती रहती थी, आज भी वे खूब पढ़ती हैं 77 वर्ष की अवस्था में, और मुझे भी प्रेरित करती रहती है। तो धीरे धीरे साहित्य की ओर लगातार रुझान बढ़ता चला गया, और मेरी स्वाध्याय की जो वृत्ति बाल्यकाल से बनी थी वो सचमुच मुझे साहित्य के क्षेत्र में लेकर के आई। मैं जुड़ा तो शिक्षण के क्षेत्र से था, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने जाना प्रारंभ किया था, लेकिन योग ऐसा बना कि पत्रकारिता के क्षेत्र में पदार्पण हुआ, और बाल पत्रकारिता में मेरे जीवन के 30 वर्ष निकल गए। ये 3 दशक इतने आनंद के विषय हैं मेरे लिए कि मुझे लगता है कि मुझे बहुत ऊर्जा देने वाले रहे। और इसलिए स्वाभाविक रूप से बच्चों की पत्रकारिता, फिर बच्चों का साहित्य, उसके बाद बाल साहित्य पर शोध का काम, और ये सब क्रम चलते चलते अब तो ऐसा लगता है कि शायद साहित्य के बगैर जीना भी मुश्किल है। मैं अब पूरी तरीके से साहित्य का होकर के रह गया हूँ। बिल्कुल, मतलब जीवन जी के पुत्र देव पुत्र को ऐसे निकालते चले गए, इतना प्रगाढ़ हो गया उससे रिश्ता। जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो मध्य प्रदेश की पहली ऐसी पत्रिका है जो भारत के इतिहास में गिनी जाती है। इस तरह बिल्कुल, यानी इसलिए भी इसको मानना चाहिए, इतिहास बनाने का काम देवपुत्र पत्रिका ने किया, क्योंकि प्रसार संख्या का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया पत्रिका ने। हम कल्पना कर सकते हैं आज के युग में 1000-2000 सर्कुलेशन के लिए जब पत्रिकाएं तरस रही हैं, तब 3,71,000 प्रतिमाह उस पत्रिका की प्रसार संख्या का होना। और मुझे ऐसा लगता है कि देवपुत्र के साथ जुड़ना ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुझे जो आकार दिया है वो देवपुत्र ने दिया है। देवपुत्र ने मुझे साहित्य के क्षेत्र में स्थापित किया है, पत्रकारिता के क्षेत्र में स्थापित किया है। एक संपादक के रूप में भी यदि आज मुझे कोई भारत में लोग जानते हैं तो ये पूरा का पूरा श्रेय मैं देवपुत्र को भी देता हूँ, और उसके संपादक जो मेरे पूर्ववर्ती मेरे आचार्य भी रहे, कहना चाहिए मेरे गुरु हैं पत्रकारिता के, श्रद्धेय कृष्ण कुमार जी अष्ठाना को जरूर मैं श्रद्धा के साथ इस समय स्मरण करना चाहूँगा। क्या बात है। क्योंकि जो हमारा विषय उसमें समकालीन साहित्य और नवीन विमर्श हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक सवाल और पूछ ही लेती हूँ। बाल पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने लंबा काम किया और उसी से मुझे ऐसा लगता है आप खुद भी जुड़ाव महसूस करते हैं सबसे पहले जो ऐसा है, तो उसका आधा शब्द ले लेती हूँ, नवीन विमर्श। तो जब बच्चों की मैगजीन में लगातार कई सालों तक लिखते चले जाना, जब अनुभव बहुत सारे मिलते चले जाते हैं, दिन बीतते चले जाते हैं, पीढ़ियां भी बदल जाती हैं, ये कहा जाए पाठक बदल जाता है, वही बच्चा जो पहले देवपुत्र पढ़ रहा था अब वो बड़ा हो चुका है, फिर अब नई पीढ़ी, अब नया बच्चा, एक नई श्रेणी आएगी, उस श्रृंखला में जुड़ती चली जाएगी। निश्चित हर बार नया सोचना,
उसको प्रथम बनाए रखना, उसको पठनीय बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती होगी सर। तो क्या बच्चे की मैगजीन, जो मैंने सुना है आप ही के कई साक्षात्कारों में, कि उस मैगजीन को निकालने के लिए दरअसल सोच भी उतनी ही होनी चाहिए, हमारी उम्र बढ़ रही है तो क्या बिल्कुल होगा? ठीक बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे बड़ी चुनौती बाल पत्रकारिता के क्षेत्र में उस पत्रिका के संपादकों के लिए ये होती है कि आपको अपनी उम्र को बढ़ने नहीं देना है। मैं कई बार सोशल माध्यमों पर जब जाता हूं तो वहां पर मैं एक बात कहता हूं कि मैं एक बड़ी सी पत्रिका का छोटा सा संपादक हूं और बच्चों के बीच रहता हूं, इसलिए मेरा बचपना अभी भी कायम है। इस बचपने को मरने नहीं देना है। दरअसल आप बच्चों के लिए जब काम करते हैं, विशेष करके बाल साहित्यकारों के लिए भी ये बात मायने रखती है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी। आपने जैसा कहा ना कि समाज जीवन में पीढ़ियां लगभग 5 वर्ष में बदल जाती है। परिवार जीवन में हम देखते हैं कि परिवारों में दादाजी के बाद पुत्र आने में 25 वर्ष लगते हैं और पुत्र के बाद पोते को आने में 25 वर्ष लगते हैं। ये जो 15-15, 20-20 वर्ष का जो अंतराल होता है, समाज जीवन में इतना बड़ा अंतराल नहीं होता। यहाँ पर पीढ़ियां बड़ी तेजी से बदलती है। 5 वर्ष में नई पीढ़ी आ जाती है और हर नई पीढ़ी अपने साथ कुछ नवीनता लेकर के आती है, जिस शब्द का प्रयोग आपने किया। और ये पीढ़ी विशेष करके इन दिनों जो अपडेट हो रही है वो तो तकनीकी की दृष्टि से हो रही है। तो इस इंटरनेट सेवी पीढ़ी, गूगल सेवी पीढ़ी के लिए हमारी जैसे पुरानी पीढ़ी के पत्रकारों को, संपादकों को बहुत तेजी से बदलना पड़ता है। उन बच्चों की क्षुधा को अगर शांत करना है, उनकी भूख क्या है उसको समझना सबसे बड़ी बात। तो इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि बाल पत्रिका के संपादक को केवल संपादक होने से काम नहीं चलेगा, पत्रकार होने से काम नहीं चलेगा। उसे माता पिता, अभिभावक, बड़ा भाई, छोटी बहन हर रूप में प्रकट होना पड़ता है, तब जाकर के एक अच्छी पत्रिका संपादित की जा सकती है। तो इस बदलती हुई पीढ़ी की प्यास को शांत करने के लिए आपको उसके स्वाद भी बदलना पड़ते हैं। जैसे इन दिनों हम देखते हैं ना कि आजकल बच्चों को माताएं घर में वो भोजन नहीं करता है तो उसको स्वाद बदल बदल करके, डिश बदल बदल करके परोसना पड़ता है। तो यही काम हमको बाल पत्रकारिता के क्षेत्र में भी करना पड़ता है। तो ये बड़ी चुनौती तो है और उसका सामना हम करते रहते हैं लगातार। इन दिनों जरूर मुझे बड़ा खेद भी होता है कि मैं बच्चों की उस दुनिया से थोड़ा दूर हूँ, बड़ों के साहित्य की दुनिया में प्रवेश हो गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे साहित्य अकादमी के काम के लिए यहाँ भोपाल बुला लिया, तो अब क्षेत्र जरूर बदला है, लेकिन मैं बाल साहित्य का ब्रांड एम्बेसडर बन करके बड़े साहित्यकारों से बार बार इस बात का आग्रह करता हूँ कि आप अपने जीवन में बाकी सब करिए लेकिन बच्चों के लिए जरूर लिखिए। और मुझे लगता है कि मेरे इस आग्रह को मान करके बड़ों के साहित्य के क्षेत्र के कई लोगों ने बाल साहित्य में भी लिखना प्रारंभ किया है। तो मुझे लगता है ये प्रसाद है उन सब साहित्यकारों का हमारे लिए। आपने जिक्र किया ही साहित्य अकादमी का, और मैंने भी जिक्र किया ही था 18वें क्रम में जब आप आए, तो क्या सोच के आपने ये बात कही थी? वास्तव में उस समय तो सच कहूँ तो हीनता बोध से मैं सामान्यतः ग्रस्त नहीं रहता, आत्मविश्वास मेरा बहुत प्रबल है। लेकिन जब यहाँ आकर के मैंने अपने कार्यालय में एक सूची टंगी हुई देखी तो उसमें देखा कि 13-14 लोग तो IAS अधिकारी रहे हैं। फिर जिन लोगों को विश्वविद्यालयों में कुलगुरु के स्तर पर होना चाहिए, कुलपति होना चाहिए, इस स्तर के 3-4 पूर्ववर्ती मेरे रहे। तो मुझे लगा कि मेरे जैसे बच्चे पर कैसे विश्वास कर लिया नेतृत्व ने कि ये साहित्य अकादमी जैसे बड़े उपक्रम को संभाल पाएगा। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं कि मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी बहुत यशस्वी साहित्य अकादमी रही है भारत की। इन्हें हम सब के लिए शायद ये आश्चर्यजनक विषय हो सकता है, जानकारी नहीं हो सकती है कि मध्य प्रदेश का निर्माण 1956 में हुआ और हमारी साहित्य अकादमी 1954 में बनी, उससे भी 2 वर्ष पहले। तो CP एंड ब्रार का जो युग था तब इस साहित्य अकादमी का निर्माण हुआ और इससे सम्मान प्राप्त करना, इससे पुस्तकों का छपना, ये पूरे देश के साहित्यकारों के लिए एक प्रकार से प्रतिष्ठा का सूचक होता था। तो मुझे लगा कि मुझे भी न्याय करना पड़ेगा। और जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, मेरे पूर्ववर्ती इतने मनीषी लोग रहे हैं, प्रभात भट्टाचार्य जी को याद करता हूँ, मैं याद करता हूँ डॉक्टर देवेंद्र दीपक जी को, त्रिभुवननाथ शुक्ल जी को, उमेश सिंह जी को। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े बड़े मनीषियों ने जिस कुर्सी को पवित्र किया है, उस कुर्सी पर मेरे जैसे बच्चे को बैठना है। तो फिर मुझे, चूँकि बाल साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो एक किस्सा याद आया कि जो वेताल पच्चीसी की कहानी, उसमें विक्रमादित्य का सिंहासन टीले के नीचे गड़ा हुआ था और एक गडरिया बालक उस मिट्टी से ढके हुए टीले पर जब बैठता था तो न्याय करता था। तो मैंने कहा, जब गडरिया बालक केवल इसलिए न्याय कर पाया क्योंकि मिट्टी के टीले के नीचे विक्रमादित्य का सिंहासन दबा है, तो मुझे लगा इतने अच्छे मनीषियों ने इस पर काम किया है तो मैं भी उनके रास्ते पर चल करके कुछ अच्छा कर पाऊंगा।
और ईश्वर की कृपा रही कि ये 3 वर्ष का कार्यकाल सौभाग्य से हम लोग जब आज बैठे हैं, तो मैं ये कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं कि 26 अगस्त को मेरा 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है मनोनयन का। आगे ईश्वर ने जैसी व्यवस्था बनाई, लेकिन इन 3 वर्ष के कार्यकाल से मैं अपने आप को भी संतुष्ट पाता हूँ, और संतुष्ट इसलिए भी पाता हूँ कि संपूर्ण साहित्य जगत आनंदित है। एक स्पंदन सा महसूस कर रहे हैं हम साहित्य क्षेत्र में, और सब लोगों का जिस तरीके से आशीर्वाद और स्नेह मिला है, तो मुझे लगता है कि हम लोग न्याय कर पाए हैं काम के साथ। बहुत सारी नई पहल की हैं आपने, इस कम वक्त में भी नए लेखकों को जगह दे दी, नए अवार्ड, अगर मैं पुरस्कारों या सम्मान की बात करूं, हाल ही में जो पुरस्कार, जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी, उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं। 121 लोग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, एक साथ एक मंच पर सम्मानित किए गए थे, और ये तक कहा था, अखबारों की सुर्खियां बन चुकी थी कि अगर इसे रिकॉर्ड के स्तर पर देखा जाता तो ऐसा अवार्ड जो रिकॉर्ड घोषित कर देता। बिल्कुल ठीक बात है। वास्तव में हम लोग थोड़ा सा चूके, और बाद में हमारी माननीय संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जी ने भी अपने उद्बोधन में इस बात का उल्लेख किया कि अगर हम पहले इन दिनों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह जो होते हैं, उनको यदि सूचित करते तो 121 अलंकरण, और सचमुच आशुतोष राणा जी ने भी इस बात को अनुभव किया, उनको भी उपन्यास का एक सम्मान उसमें प्राप्त हुआ था, अखिल भारतीय, तो वे भी थे, और सब लोगों ने इस बात को अनुभव किया उस सभागार में। एक तो वैसे ही हम लोग देखते हैं ना कि साहित्य के जो आयोजन होते हैं, भौतिक रूप से जो सभागृह में होते हैं, वे उपस्थिति को लेकर बड़े अभिशप्त माने जाते हैं कि अच्छी उपस्थिति नहीं होती, लेकिन उस रविंद्र भवन के उस सभागार को लंबे समय के बाद हम सब लोगों ने देखा कि नीचे से लेकर ऊपर बालकनी तक पूरा खचाखच भरा है, लोग खड़े रह करके उस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो हम लोग आनंदित थे ही। और उस कार्यक्रम का जो समय प्रबंधन था, व्यवस्था प्रबंधन था, उसको लेकर के निश्चित तौर पर हमारी पूरी टोली ने बहुत अच्छी तैयारियां की थी। लगातार हम 15 दिन से उस पर काम कर रहे थे, और अंततः वह कार्यक्रम जब संपन्न हुआ तो वहाँ पर मैं उनको जानता भी नहीं था, संभवतः को मिश्र जी थे, वो प्रबंधन के गुरु माने जाते हैं, तो शायद प्रत्युष जी थे, नाम बताया था, तो उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को मैं प्रबंधन की केस हिस्ट्री के रूप में देखता हूँ। यानी जिस ढंग से आपने इतने सारे अलंकरणों को जिस मैकेनाइज्ड ढंग से और समय जो तय था उससे आधा घंटा पहले संपन्न कर लिया, ये अपने आप में एक बड़ा, तो ये साहित्य और प्रबंधन का मिला जुला स्वरूप था, और उस कार्यक्रम का यश जो है वो पूरे देश भर में सुनाई दे रहा है, और ये इसका पूरा श्रेय मैं अपनी टोली को देता हूँ। अब साहित्यकारों की बात करेंगे, जैसा कि हम समकालीन साहित्य की बात करने वाले हैं, आपने ऐसे ऐसे लेखकों को मैंने पहले ही बताया कि मौका दिया है। अगर हम समकालीन की बात करें, नई पीढ़ी, ऐसा सुनने में आया, देखने में आया कि नए विषयों, पुराने विषयों को चुन रही, माफ कीजिएगा, तो क्या सवाल इसके साथ एक और जुड़ जाता है, तो क्या पुरानी पीढ़ी भी नए विषयों को चुनेगी? तो दोनों में ही मुझे ऐसा लगता है कि दोनों पूरक ही होंगे क्या? निश्चित बात है, जैसे हम लोगों ने समाज जीवन में पीढ़ियों के परिवर्तन की बात की, साहित्य क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं है। अंततः मनुष्य और मनुष्य के मनोविज्ञान से ये सारी निर्मितियां होती है, तो साहित्य क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। और आपने प्रश्न बड़ा सुंदर किया, मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये दोनों परिवर्तन हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। मैं संभवतः पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधि आप मान सकती हैं 55 पार होने के कारण, और आप नई पीढ़ी की प्रतिनिधि हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि नई पीढ़ी में अमीश त्रिपाठी इस समय लिख रहे हैं। अमीश त्रिपाठी और देवदत्त पटनायक जैसे दो रचनाकारों को अगर हम सामने रखें, तो देवदत्त जी आयु की दृष्टि से, अवस्था की दृष्टि से थोड़े सीनियर हैं, तो ये हमारे अमीश त्रिपाठी थोड़े नए हैं, लेकिन दोनों के दोनों पौराणिक आख्यानों को सामने रख करके लेखन कर रहे हैं। शिव महापुराण पर उनके 3 ग्रंथ आए, और तीनों के तीनों इतने यशस्वी हुए कि इंटरनेट की दुनिया ने उनको बेस्ट सेलर घोषित किया। इसी ढंग से इतिहास बोध भी नई पीढ़ी का अद्भुत है। हमको लगता है कि पुरानी पीढ़ी के लोगों ने इतिहास पर, आप शिवाजी सावंत का नाम ले हम, तो छावा उपन्यास आज इतना प्रचलित है कि पॉडकास्ट की दुनिया में हम देखते हैं कि लोग इंदौर पूना के बीच में अपनी 4 व्हीलर को ड्राइव करते हुए और सुन रहे हैं स्पीकर पर, और पूरे पूरे उपन्यास को सुन रहे हैं। तो शिवाजी सावंत जिस इतिहास को लिख रहे थे, आज विक्रम संपत उसी इतिहास को लिख रहे हैं। नई पीढ़ी पुराने कथानकों को लिख रही है, पुरानी पीढ़ी नए कथानक को लिख रही है। मैं अभी इस समय साहित्य क्षेत्र के कई मनीषियों को जानता हूं जो विज्ञान गल्प कथाओं का लेखन कर रहे हैं,
अब ये विज्ञान फिक्शन जो लिखे जा रहा है इस समय, आप सोचिए कि चंद्रयान, अभी पिछले दिनों एक गर्वानुभूति हम सब लोगों ने की, हमारे देश ने एक बड़ा अच्छा उपलब्धि को हासिल किया। अब इन सब विषयों पर भी पुरानी पीढ़ी के लोग भी लिख रहे हैं, कुछ उपन्यास लिखे जा रहे हैं, कुछ कहानियां लिखी जा रही हैं, लघु कथाएं भी लिखी जा रही है, कविताएं लिखी जा रही है। तो ये सब क्रम लगातार चल रहा है। पुरानी पीढ़ी नए विषयों पर लिख रही है और नई पीढ़ी पुराने विषयों पर लिख रही है। विक्रम संपत का नाम मैंने इसीलिए लिया कि सावरकर जी पर उनके जो 3 ग्रंथ आए, ये वास्तव में निकटवर्ती इतिहास था, लेकिन वो पुस्तकें भी बहुत यशस्वी हुई और नई पीढ़ी उसको पढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को विशेष धन्यवाद देना चाहिए कि वो इतिहास बोध भी अपना जागृत कर रही है साहित्य के माध्यम से। एक नाम और जुड़ता है अलका जी का, हाँ। और एक विषय और जुड़ जाता है, इस पर भी विमर्श की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात है। स्त्री मनोविज्ञान पर लेखन की जब अगर हम बात करें तो हाँ, अलका सरावगी जी का अभी एक ताज़ा उपन्यास आया है, और वो जिस शब्द का मैंने प्रयोग किया ना संयोग से कि निकटवर्ती इतिहास, वो निकटवर्ती इतिहास का ये ताज़ा सबसे अच्छा उदाहरण है। आपके प्रश्नों पर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है प्रिया जी आज की, आप बिल्कुल सही दिशा में मुझे ले जा रही हैं, अन्यथा ज़्यादा बोलने वाले लोग भटकते ज़्यादा हैं। अलका सरावगी जी का उपन्यास, और इसके साथ में एक और उपन्यास का उल्लेख करना चाहता हूँ, रेखा अग्रवाल जी का सुनो मनु। ये दोनों एक ही विषय वस्तु को लेकर के लिखे हुए उपन्यास हैं, और जिस स्त्री विमर्श की हम बात करते हैं, सशक्तिकरण की, स्वावलंबन की, सरला देवी चौधरानी, मैं चाहूंगी उपन्यास का अगर हम जिक्र भी करें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचिए कि उस युग की बंगाल की वह बाला, और वो पूज्य बापू के समकक्ष है, लेकिन जैसा हम लोग साहित्य में भी इस बात को मानते हैं, और मनुष्य का मनोविज्ञान है कि प्रेम एक ऐसा शाश्वत सत्य है कि उसमें बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी पढ़ सकता है और छोटा से छोटा व्यक्ति भी पढ़ सकता है। बापू और सरला देवी के बीच के प्रेम को उन्होंने इतने सुंदर ढंग से, आप देखिए चुनौती कितनी बड़ी रहती है, सरला जी के सामने भी रही होगी, रेखा अग्रवाल जी के सामने भी रही होगी, कि रेखा अग्रवाल जी का जो सुनो मोहन उपन्यास है वो एक पत्नी के आयाम को व्यक्त करने वाला उपन्यास है। कस्तूरबा स्वाभाविक रूप से एक इतना पूज्य व्यक्तित्व है, हमारे लिए भी माँ की तरह है, लेकिन कस्तूरबा एक पत्नी के रूप में बापू को कैसे देखती थी। आप कल्पना करिए कि स्त्री मनोविज्ञान का वो कितना उदात्त स्वरूप वहाँ होगा। और ठीक उसी तरह से अलका सरावगी जी जब लिख रही हैं, तो सरला देवी चौधरी इनके बारे में वे जब लिख रही हैं, तो इतना तथ्यात्मक और प्रामाणिक लेखन है वो आज के नए साहित्य में। मुझे लगता है कि इस पर बहुत विमर्श की आवश्यकता है। उन्होंने मूल पत्रों को लंदन के आर्काइव में वो आज भी सुरक्षित हैं, उन सब पत्रों को आधार बनाया। सरला जी के बापू को लिखे हुए पत्रों के एक एक शब्द को उन्होंने पकड़ा और उस पर एक एक अध्याय तैयार कर दिया। एक स्त्री क्या सोच करके बापू को ये लिख रही होगी, ये हम कल्पना कर सकते हैं। और वो इतने रोचक उपन्यास ये बने हैं। तो ये निकटवर्ती इतिहास पर लेखन की जो वृत्ति इन दिनों बड़ी है, इन दोनों उपन्यासकारों के माध्यम से मैं और बताना चाहता हूँ कि नई पीढ़ी को भी ये पढ़ना चाहिए। इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि इन दिनों हम देख रहे हैं ना कि जो प्लेटोनिक लव की हम बात करते हैं, आपकी पीढ़ी अमृता प्रीतम जी को खूब पसंद करती हैं, तो अमृता जी को पढ़ करके जिस प्लेटोनिक लव को, या आप इमरोज को एक आदर्श पात्र के रूप में देखते हैं वास्तविक जीवन के, तो क्या हम बापू के जो बनी बनाई छवि है, मोहनदास करमचंद गांधी यानी स्वतंत्रता संग्राम के पुरोधा नेतृत्व करता, लेकिन वह मनुष्य अंततः एक प्रेमिल हृदय भी अपने साथ रखता है। तो वो उस समय क्या सोचते होंगे, कैसे सोचते होंगे, इन सब बातों को लेकर के साहित्य में विमर्श होना चाहिए। अब मैं यहाँ ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि पश्चिम जगत इस मामले में बड़ा उदार है। वो इस प्रकार के प्रेम प्रसंगों को लेकर के कभी भी बायस्ड नहीं होता। हमारे यहाँ का थोड़ा सा ऐसा मामला है कि नैतिकता को लेकर के हम तुरंत ऐसा मानने लगते हैं कि इतने बड़े आदमी को प्रेम करने का अधिकार है क्या। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह का साहित्य जब लिखा जाएगा तो निश्चित तौर पर हम लोगों की धारणाएं भी बदलेगी। व्यक्तिगत जीवन अलग होता है, सार्वजनिक जीवन अलग होता है। इन बातों को समझने का, एक तरह से सोच विकसित करने का काम ये साहित्य करेगा। तो ये सोच तब शायद विकसित हुई होगी जब आप फिजी और पेरिस की तरफ गए थे और आपने प्रतिनिधित्व किया भारत का, तब शायद कुछ और चीजें निकल कर आई। हाँ, मेरी ये जो दोनों विदेश यात्राएं विशुद्ध साहित्य को समर्पित यात्राएं थी, लेकिन मैं सच कहूँ प्रिया जी, तो मैंने इन दोनों, मेरे जीवन की दोनों पहली, इन्हें पेरिस जब मैं गया था मेरे जीवन की पहली विदेश यात्रा थी। फिजी गया तो वो दूसरी विदेश यात्रा, केवल 2 ही यात्राएं मैंने की। लेकिन वहाँ जाने पर मैंने
इन दोनों यात्राओं को विशुद्ध साहित्य और सांस्कृतिक यात्रा में परिवर्तित किया। मैंने कहा कि ये मेरे लिए घूमने फिरने की या विदेशी संस्कृति को समझना ये तो अपने आप हो जाता है आप जब किसी देश में जाते हैं, लेकिन मेरी संस्कृति वहाँ कहाँ दिखाई दे रही है, भारत वहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, मैं अपने भारतीय सांस्कृतिक गौरव को कैसे वहाँ प्रतिष्ठापित करने का काम कर सकता हूँ व्यक्ति के नाते, भारतीय नागरिक के नाते। तो मैंने कुल मिलाकर इस प्रकार से इसको सोचा। पेरिस में भी ये काम हुआ, बड़े कुशल ढंग से हुआ, क्योंकि मेरा बाल साहित्य का विषय था और मेरी बाल साहित्य की पुस्तकों को ही वहाँ पर प्रदर्शित किया गया था पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मेले में। पूरा एक उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से एक मुझे पूरा खंड सौंपा था, वहाँ पर मेरी पुस्तकों को बड़े गरिमामय ढंग से उन्होंने रखा था। मैंने अपनी बातचीत में जब उन लोगों को बताया कि हमारे यहाँ पर बाल साहित्य की परंपरा कितनी पुरानी है, उन लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था। हम सब जानते हैं कि पेरिस या फ्रांस जो है वो ज्ञान परंपरा का बड़ा पूजक है, और उनको जब मैंने बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी पुरानी है, यहाँ पर सिंहासन बत्तीसी हुए, यहाँ पर पंचतंत्र हुए, यहाँ पर हितोपदेश हुए, लोक कथाओं को हमने हमारे समाज जीवन में बिखरे हुए देखा है मोतियों की तरह। उन लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य था। उनको लगा कि हमारे यहाँ तो ये सब सायास करना पड़ता है और आपके यहाँ अनायास हो रहा है। तो उस गौरवशाली परंपरा के प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव का जागरण हुआ। दूसरा, फिजी जब मैं पहुंचा तो निश्चित तौर पर वहाँ पर हम लोगों को पता लगा था कि एक लघु भारत वहाँ पर सड़कों पर विचरता है। इन्हें मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं तो आपको आश्चर्य लगेगा कि वहाँ पर दो प्रकार के हैं। एक तो मूल जनजातियों के लोग हैं जो फिजी के ही रहने वाले हैं, और दूसरे जो गिरमिटिया के रूप में, मजदूर के रूप में भारत से गए हुए लोग थे, बिहार भोजपुर क्षेत्र के वो लोग थे, भोजपुरी बोलने वाले लोग थे। आप कल्पना करिए आज के आधुनिक युग में 19 साढ़े 19 घंटे की हवाई यात्रा करके हम लोग फिजी पे बिल्कुल उस ग्लोब के उस छोर पर पहुँचे थे, और वहाँ पर मूल जनजाति की एक व्यक्ति जिसके घुंघराले बाल है, परंपरागत वेश है, मैंने जाकर के पूछा कि ये जो शेरेटन होटल के लिए हमको पहुँचना है, तो वो कहते हैं इतई से जाके उधर बाएं मुड़ जाओ, आप पहुँच जाएंगे। हम लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था कि हमारा जो भारत का लोक है उसको वहाँ के मूल निवासियों ने भी कितने अच्छे ढंग से स्वीकार लिया। साहित्य जो अब दूर दराज तक पहुँच चुका है, तो भारतीय साहित्य भी वैसे ही हमको वहाँ पर मिला। इन्हें आप आश्चर्य करेंगे कि वहाँ के लोग बड़े सहज ढंग से हिंदी बोलते हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। इन्हें हमारे यहाँ पर जिन चीज़ों को लेकर के कई बार हम लोगों के मन में हीनता बोध आ जाता है कि अरे एकादशी का व्रत तो गृहिणियाँ करती हैं, पढ़ी लिखी बहनों को ऐसा लगता है कि अरे ये कोई, वहाँ पर जिसको हम प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं, विदेश सेवा के उच्च अधिकारी बहनें, वो कहती थी कि हमारा सोमवार का व्रत है, एकादशी आ रही है, उनको तिथियां भी मालूम है, जन्माष्टमी वहाँ पर मनाई जाती है, रामनवमी वहाँ पर मनाई जाती है। तो ये जो भारतीय संस्कृति का जो उदात्त स्वरूप है, उस उदात्त स्वरूप को हमने वहाँ जाकर के समझा। तो ये हमारे लिए एक बड़ा अच्छा विषय था। अंतिम पड़ाव में अगर मैं इस विषय पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूँ, शायद सुझाव के तौर पर भी हो सकती है वो, कि समकालीन साहित्य और नवीन विमर्श। नवीन विमर्श की बात जब हम करते हैं तो वास्तव में इन दिनों साहित्य में समालोचना का, समीक्षा का जो क्षेत्र है, वहाँ पर विमर्श के कुछ विषयों को मुहावरों की तरह उपयोग किया जाने लगा है। मुझे इसको देख करके कई बार बड़ा कष्ट भी होता है कि आप मुहावरों की तरह इसको उपयोग मत करिए। जैसे स्त्री विमर्श की जब हम बात करते हैं, स्त्री सशक्तिकरण और स्त्री स्वावलंबन, मैं कई बार कहता हूं कि भारत के संदर्भ में इन विमर्शों की आवश्यकता है क्या। सबसे पहला प्रश्न तो ये है, झांसी की रानी का देश है, देवी अहिल्याबाई का देश है। हमारे यहाँ पर हजारों साल पहले वेदों की ऋचाओं को लिखने वाली लोपामुद्रा, मांडवी, आप कल्पना कर सकते हैं जो वैदिक ऋषि का कन्याएं जो हैं वो वेदों की ऋचाएं लिख रही है। उस देश में स्त्री स्वावलंबन, स्त्री विमर्श की बात करते हैं। शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में जब शास्त्रार्थ हो रहा है तो उसमें जज की कुर्सी पर निर्णय के लिए किसको बैठाया गया है, तो मंडन मिश्र की पत्नी को कहा गया कि आप बैठिए। वो निर्णय कर रही है दुनिया के सबसे बड़े शास्त्रार्थ का। उस देश में हम कह रहे हैं कि स्त्री को सशक्त, हमारे यहाँ की बहनें बहुत सशक्त है। देवी अहिल्याबाई के समय ये मुहावरा नहीं चलता था, तब भी स्त्री सशक्त थी। तो मुझे लगता है कि ये जो विमर्श है, इन विमर्शों में दलित विमर्श के नाम पे समाज को विभाजित करने का काम बंद होना चाहिए, समरसता विमर्श होना चाहिए, ऐसी सारी बातें। तो नवीन विमर्शों की तलाश में साहित्य जगत को निकलना पड़ेगा, और विशेष करके इसमें परिवार विमर्श अगर हम प्रारंभ करेंगे साहित्य में, तो आप देखेंगे कि स्त्री विमर्श में जिस सशक्तिकरण, स्वावलंबन की बात करते हैं, वहाँ केंद्र में और धुरी में हमको स्त्री दिखाई देगी, माताएं बहनें दिखाई देगी। तो इसलिए इस नए विमर्श की तलाश में हमको निकलना चाहिए। और किसी नए विषय पर फिर विमर्श के साथ आपके साथ फिर किसी रोज मिलेंगे। फिलहाल के लिए मैं यही धन्यवाद करना चाहूंगी। निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के डॉक्टर विकास दवे जी से चर्चा हो रही थी।
नवीन विमर्श हम कर रहे थे समकालीन साहित्य और नवीन विमर्श इस विषय पर। और जाने से पहले बस यही कहेंगे कि देखते रहिए साहित्य सृजन, नए विषय और अतिथि के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।